हाँ जी बेटा, वंदना वेरी वेरी वार्म वेलकम बेटा। आपको आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। गुड इवनिंग बेटे। बाकी सब बच्चे भी उनको थम्स अप देके एक अच्छा फील कराएं सब बच्चे। वेरी गुड महक, वेरी गुड। गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों आप सब फटाफट से वेरी गुड। गुड इवनिंग। वंदना वो बच्ची है जिस बच्ची ने ऑल ओवर इंडिया, मुझे तो उस टाइम में किसी और बच्चे के मार्क्स दिखाई नहीं दे, 93 मार्क्स ऑनलाइन क्लासेस में जिसने हासिल किए। और एक अच्छी बड़ी अच्छी वो लगती है बात कि अगर कोई ऐसा बच्चा हमारे बीच हो और हमें थोड़ा सा वो गाइड कर दे तो क्या पता हम भी उसके जैसे मार्क्स अच्छे से अचीव कर पाए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वरना थोड़ा सा बेटे आप अपने एक बार थोड़ा सा बताओ बच्चों को कि क्लास में कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे आपने मार्क्स हासिल किए। ओके सर। जी सर सबसे पहले तो हम जब क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं तब हमने ये नहीं सोचना कि हमने सिर्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है पूरी, तभी आप एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एंड सेकेंडली आपने अपने नोट्स कंप्लीट करके रखने हैं बिल्कुल भी, क्योंकि आप लास्ट टाइम पे रश नहीं कर सकते कि अभी मेरा ये कॉन्सेप्ट पेंडिंग है और मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगा। एंड जब आप क्लासेस कंप्लीट कर लेते हो, जब सर होमवर्क प्रोवाइड करते हैं कोई भी क्वेश्चंस में, तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आना है। एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है प्रॉपर सॉल्व करने का फॉर्मेट में, तो आप उसको स्क्रिबल करके भी सॉल्व कर लो, सो दैट आपको इंश्योर हो जाए कि ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो गया है। उसके बाद जब आपकी क्लासेस ओवर हो जाती हैं तब आपको रिवाइज करते समय ये ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कि क्या था इस कॉन्सेप्ट में, क्या लॉजिक्स थे, क्या सर ने बताया था, और उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जाओगे। देन अगर आप स्कैनर सॉल्व कर रहे हो, मैंने स्कैनर सॉल्व नहीं करा था, मैंने जो अपने इंस्टीट्यूट की पास्ट अटेम्प्ट्स की आरटीपीज और एमटीपीज हैं वही सॉल्व करा था, और स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस मैनुअल। बट स्कैनर्स में सारा एक जगह आपको इकट्ठा करके दिया होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। और स्कैनर्स को या जो आरटीपीज के क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपने जब एक बार रिवाइज करना स्टार्ट करा तो एक चैप्टर अगर खत्म हो गया है तो उसके बाद ही आप उसका स्कैनर सॉल्व कर लो। आप सिलेबस एंड होने का वेट मत करो, क्योंकि जब तक आप सिलेबस एंड करोगे फिर आप सेकेंड क्लास जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसको लगाने की जल्दी में होगे, आप उसको इग्नोर कर जाओगे। अगर आप उसको साथ साथ सॉल्व करोगे आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर कुछ डाउट आया तो सर के साथ क्लियर कर लिया, और अगर नहीं भी आया डाउट पर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं सॉल्व। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आपको हाइलाइटर से मार्क करते जाना है कि ये वाला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट था, ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट था। क्योंकि जब आप लास्ट टाइम बुक देख रहे होगे अपनी, जब आप एग्जाम से जाने से पहले एकदम बुक देख रहे होगे, तब आप फटाफट पेजेस को फ्लिप करके देख सकते हो कि अच्छा इसमें ये इंपॉर्टेंट था और मुझे ये ध्यान रखना है। और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो आप चीज छोड़ोगे ना वो पक्का एग्जाम में आएगी, ये सोच के चलना। और क्योंकि एक फिर अंदर फियर बैठ जाता है कि ये वाला अगर मैंने छोड़ा, अगर यही से 8 मार्क्स को क्वेश्चन आ गया फिर वो चले जाएंगे। तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है, पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है और 100% सिलेबस कवर करना चाहिए। अच्छा वरना जैसे हम लोग क्लास कर रहे होते हैं अभी इस टाइम पे, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों सब्जेक्ट हमारे साथ में होते हैं, तो अक्सर जो मैक्सिमम जो बच्चों का डाउट रहता है वो ये रहता है कि हमें तो थ्योरी में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा होता, नंबर एक बात। और नंबर दूसरी बात कि जो थ्योरी है वो तैयार कैसे करें, दो चीज उनका बहुत बड़ा डाउट रहता है। आप थोड़ा सा बताओ बेटा इसके बारे में। ओके सर। थ्योरी के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जब आप क्लास में पढ़ रहे हो तब आप उसको साथ साथ विजुलाइज करने की कोशिश करो। जैसे अगर हम ऑडिट पढ़ रहे हैं या हम अकाउंट्स का भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अगर हम ऑडिट पढ़ रहे हैं तो उसको आप विजुलाइज करने की कोशिश करो, अच्छा प्रैक्टिकली ये ऐसे होता है, तो आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। और जहाँ तक एग्जाम की बात रही तो आपको जो कीवर्ड्स हैं उसको हाईलाइट करके उसको याद करना है। मेजरली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो पूरा सेंटेंस को याद करने की कोशिश करते हैं, वो इम्पॉसिबल है। तो आपको कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, अगर आपको वो कीवर्ड्स एग्जाम में क्लिक कर गए तो आप पूरे सेंटेंसेस लिख पाओगे। आपको जैसे हमारे टाइम पे तो ITSM होता था, अभी न्यू सिलेबस में EIS और SM है, तो उसको भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कीवर्ड्स याद करने हैं।
कॉन्सेप्ट तो पक्का क्लियर होना ही चाहिए, उसका तो कोई अपने पास वे बैक नहीं है कि हम सिर्फ रट्टा लगा लेंगे। तो सबसे पहले क्लासेस में कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रिवीजन के टाइम पे कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, देन उनको याद करने की कोशिश करो, और वो याद भी इजीली होंगे अगर आपने क्लासेस अच्छे से करी होंगी, क्योंकि आपको पूरी स्टोरी लाइन उसकी याद होगी। तो ऐसे करके आप उसको टैकल कर सकते हो। अच्छा, एक बहुत बड़ा डाउट और रहता है बच्चों का कि हम शेड्यूल क्या फॉलो करें। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल रात को, मतलब पूरे रात्रिचर हैं, रात को बैठे रहेंगे, रात को 1-1:30 बजे तक बैठे रहेंगे, सुबह को दिन में झूलते हुए पढ़ते रहेंगे। कुछ ऐसे हैं जो जल्दी सुबह उठ के उठते हैं, मतलब रात को जल्दी सो गए। क्या क्या शेड्यूल रहना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? बनना, तुमने क्या फॉलो किया था? सर मैं सुबह ही उठ सकती हूँ जल्दी, तो मैं सुबह ही वाला फॉलो करती थी, जल्दी उठ के स्टार्ट करना, क्योंकि रात के टाइम पे नहीं हो पाता। तो ऐसे इंडिविजुअली हर स्टूडेंट का अपना वे होता है कि हम स्टार्टिंग से इनिशियल क्लासेस से कैसे पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल डे से कैसे पढ़ते आ रहे हैं, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जो आपको सूट करता है, अगर आप रात को पढ़ने वाले हो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको सुबह उठ के पढ़ना है 4 बजे, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपका वो बॉडी उस तरीके से अडेप्ट हो चुकी है स्कूल डेज से। तो आपको जो टाइम सूट बैठता है उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजी, अपना शेड्यूल खुद से बनाना चाहिए कि कैसे फॉलो करना है। महक, कुछ पूछना चाहोगी? महक, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, पूछो। दीदी आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की थी? ग्रेजुएशन गवर्नमेंट विक्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटियाला में है, पंजाब में, वहीं से रेगुलर। हाँ जी सृष्टि, कोई स्ट्रेटेजी, कोई किसी तरह की कोई नॉलेज शेयरिंग चाहिए? प्रिंस, प्रिंस कुछ पूछना चाहेंगे? प्रिंस, अकाउंट्स के लिए स्पेशली। एक मिनट, सॉरी, दोबारा से अनम्यूट कर लो। सर मैं यही पूछना चाहूंगा। हेलो, क्या नाम है सर इनका? वंदना, वंदना गोयल। हेलो वंदना, मतलब मैं हाय ये पूछना प्रिंस। चाह रहा था कि अकाउंट्स के लिए कितनी, मतलब हाउ मेनी टाइम्स ऑफ रिवीजन इज सफिशिएंट? नंबर ऑफ रिविजन्स मैटर नहीं करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ रिविजन मैटर करती है। अगर आप फर्स्ट रीड पे बैठे हो, अगर आज आपने फर्स्ट रीड लगाना चालू करा है, तो आपको उसमें ही इंश्योर करना है कि मेरा कोई डाउट पेंडिंग नहीं बचना चाहिए। सभी डाउट्स, कुछ भी डाउट आया साथ के साथ क्लियर कर लिया। आइडियली हम कहते हैं कि एक रीड और 2 रिविजन्स पूरा हो जाता है उससे कवर अप। पर अगर हम क्वालिटी को हैम्पर कर लेंगे तो वो फिर बात नहीं बनेगी। आपको सबसे पहले फर्स्ट रीड में इंश्योर करना है आपका डाउट कुछ नहीं बचना चाहिए। सर से क्लियर कर सकते हो आप, उनका फोन नंबर आपके पास होगा, या किसी भी सोर्स से आप क्लियर कर सकते हो अपने डाउट्स। एंड सेकेंड और थर्ड रिविजन में आपको बस शॉर्ट करते जाना है अपने टाइम को, कि मुझे इतना कम टाइम लगना चाहिए, ताकि हम जो 1.5 डेज हमारे यूजुअली होते हैं एग्जाम से पहले, हम उसमें उसको टैकल कर पाए। वैसे आइडियली 3 रिविजन्स, बट क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें। ओके, थैंक यू सो मच। वरुण, अगला सवाल वरुण पूछना चाहेंगे। हाँ जी वरुण। बेटे जो बच्चे हेलो वंदना, वीडियो ऑन कर लीजिए। जो बच्चे हेलो वरुण। अभी आपने बताया कि हमें 2 या 3 टाइम्स रिवीजन मैटर नहीं करता, बट कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, बट 2 या 3 रिवीजन तक ही जाता है वो कॉन्सेप्ट। बट लास्ट में हम लोग जब सारे कॉन्सेप्ट को कवर अप करते हैं तो लास्ट में टीचर्स हमें कहते हैं कि आप लोग जैसे थ्योरी के शॉर्ट नोट्स बना लो, बट शॉर्ट तो लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे जाते हैं हमें। तो उस जगह हम क्या कर सकते हैं इसको कि लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाए हमारा और शॉर्ट नोट भी बन जाए हमारे? थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए आप बात कर रहे हो? ये प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों। थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपको, जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बहुत कम बनाए थे अपने टाइम पे, आईटी एसएम था, तो एसएम के तो मेरे शॉर्ट नोट्स थे, बट आईटी के नहीं मैंने बनाए थे। तो आप जो स्टडी मटेरियल होता है उसमें ही हाईलाइट कर लो, उसी को बार बार रिवाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप उसको कीवर्ड्स को अलग से नोट्स बनाने लगोगे तो आपका टाइम भी काफी चला जाता है।
और फिर उसी टाइम को आप उसको रिवाइज करने में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो आपका अच्छे से रिवाइज हो पाएगा। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा लेंथी है, एक कॉन्सेप्ट 10 पेजेस में जा रहा है और उसका सिर्फ जो रेलेवेंट मैटर है, जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ 1.5 पेज में कवर हो पा रहा है, तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि हमें हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं। जो आपको लगता है कि ये लंबा जाएगा, मुझे नहीं रिवाइज हो पाएगा 1.5 डेज में, आप उसके नोट्स बना लो। जो आपको लग रहा है कि स्टडी मटेरियल में अच्छे से कवर है, उसको उसी पे मार्क कर लो। और क्रॉस रेफरेंसिंग अच्छे से करना, ताकि आप एग्जाम डेट पे बहुत ज्यादा शफल ना कर रहे हो कि कभी ये वाली बुक कभी ये वाली बुक। आपका एक सिंगल रेफरेंसर होना चाहिए कि इस चैप्टर के लिए मुझे ये वाला नोट्स रेफर करने हैं, तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगा। अगर हमें बाहर से कोई बुक रेफर करनी हो तो वो रेफर कर सकते हैं या स्टडी मैट ही सफिशिएंट है? स्टडी मेट सफिशिएंट है बिल्कुल, बट आप एक रेफरेंसर ले सकते हो कि मुझे इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी स्टडी मटेरियल से नहीं आई है, तो मैं दूसरी बुक में जाके उसको समझ लूंगी, देन फिर बैक टू स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल मस्ट है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू वंदना। वेलकम। हाँ जी, आर्यन पूछो बेटा। हेलो दीदी, मैं कह रहा हूँ जैसे लॉ का पेपर होता है तो उसमें लैंग्वेज के मतलब किस बेसिस पे नंबर मिलता है, मतलब बिल्कुल रट्टू तोता वाली, या अपने बेसिस पे लिख सकते हैं कि मीनिंग सेम आ रहा है तो उसका कोई बेसिस है या नहीं? जो लॉ की लीगल लैंग्वेज है ना, उसका अलग ही चार्म होता है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। पर अगर हम ये सोचे कि हम अच्छे तरह से रट भी लेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो वही बात है कि आपको कीवर्ड्स समझने हैं, कीवर्ड्स को हाईलाइट करके उनको याद करना है। अगर आपका लॉ सब्जेक्टिव है तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना है आंसर लिखने का, क्योंकि वो अलॉटेड होते हैं उसके लिए मार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसका जो प्रोविजन है, सेक्शन नंबर है, वो लिखना है। और सेक्शन नंबर याद करने के लिए आपको अलग से एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। आपको जब आप रिवाइज कर रहे हो तभी उसको बोलो और साथ के साथ प्रोविजन याद करो, मतलब अलग से उसको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। एंड देन आपका प्रोविजन, फिर उसके बाद जो आपका प्रेजेंट केस है, देन उसका दोनों का लिंकेज एनालिसिस, देन आपका कंक्लूजन, उसके अकॉर्डिंगली आपको लिखना चाहिए। और जो वर्डिंग्स है उनको याद करने की आपको जरूरत नहीं है एग्जैक्ट, बट आप कीवर्ड्स मार्क कर लो, उनको रिवाइज करने की कोशिश करो। मतलब कीवर्ड्स याद होने चाहिए, बाकी लैंग्वेज अगर हम अपनी लैंग्वेज में कीवर्ड्स डाल दे तो मीनिंग सेम बने तो बात बढ़िया। यस। अच्छा, समय कुछ पूछना चाहेंगे? समय? यस सर। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाहोगे वन्ना से? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा नहीं। अच्छा, राघव, हमारे बीच में राघव हैं जो वन ऑफ द मोस्ट सपोर्टिंग हैंड है, मतलब आप सब बच्चों की तरह से राघव भी एक स्टूडेंट है जो सीए इंटर में, वैसे तो एक बहुत ही अच्छी इनकी सपोर्ट रही है हमेशा, एक अच्छी गाइडेंस। राघव, कुछ पूछना चाहोगे? वन्ना आई हुई है हमारे साथ में आज, 93 मार्क्स जिनके थे अकाउंट्स में। कांग्रेचुलेशन वंदना जी, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। कोई अगर अच्छी गाइडेंस चाहिए इनसे, प्रेजेंटेशन किसी तरह की, तो आज हमने स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट करके इनको बुलाया है। हाँ जी, रितिका, किसी बच्चे को कोई पूछना है, कोई अच्छी गाइडेंस? चलिए, तो फिर हम सेशन ओवर करते हैं। अगर कोई रिक्वायरमेंट है, एक चीज पूछना चाहूंगा। हाँ, ये देखो आया ना, आप निकल गए, पूछो। सर मैं हेलो वंदना मैम, मतलब दी, मैं पूछना ये चाह रहा था जस्ट लाइक आईसीए और फिर कॉलेज का ये ग्रेजुएशन का भी चल रहा है, तो हमें कॉलेज के लिए ग्रेजुएशन के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की वांटेड होती है कि हम जस्ट लाइक आईसीआई को फॉलो करते जाएं तो वो हम कर सकते हैं ग्रेजुएशन के लिए? जो सिलेबस होता है वो मोस्टली सेम होता है आपका ग्रेजुएशन का और जो सीए इंटर है, बट जो पेपर पैटर्न होता है वो काफी डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ पे सीए में
अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट ग्रेजुएशन में अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको वो स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी प्रिपरेशन के लिए। सिलेबस की कवरेज की बात है तो मोस्टली कवर हो जाता है उससे, सीए से। वैसे आपका अजय कौन सा है, मतलब रेगुलर कॉलेज है कि आपका जो है डिस्टेंस लर्निंग है? रेगुलर कॉलेज है हम लोग का। रेगुलर कॉलेज है तो मतलब सही कह रही है वंदना, बहुत सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं, कॉस्टिंग, आपका अकाउंट्स, इनकम टैक्स वगैरह। बट आपको जो है स्टडी, अगर आप सीए स्टडी कर लेते हो तो कॉलेज के एग्जाम्स आपके लिए जो है इजी लगने लगते हैं, और आपने इतनी मेहनत कर रखी होती है सीए में कि आप लोगों को ज्यादा भारी लगते नहीं हो कॉलेज के एग्जाम्स, और निकल जाते हैं आपके साथ साथ एग्जाम में, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है उधर। अच्छा वन्ना, एक लास्ट क्वेश्चन बोल के हम लोग ओवर करते हैं। वन्ना, जैसे आपने क्लासेस देखी, मतलब यूट्यूब वगैरह की क्लासेस आपने ली अकाउंट्स की, तो आपको क्या लगता है, मतलब हमने जो क्लासेस में कर रखा है, मतलब एक तो होता है कि प्रमोशन की बात है सिर्फ खाली, एक होता है कि रियलिटी जो हमेशा, मतलब जो एक रियलिटी हमेशा रहनी चाहिए। मतलब आपको क्या लगता है, हमने कवरेज अपनी क्लास में पूरी कर रखी है, या कोई चीज में ऐसी और भी कोई चीज है जो उसमें बाकी है? नहीं सर, क्लासेस में कवरेज 100% होती है। जब मैं भी अपना अकाउंट्स का रिवाइज करती थी तो जो आपने कॉन्सेप्ट नोट्स क्लास में बनवाए होते थे उसी से स्टार्ट करके वो पिकअप आता था, रिदम बनता था कि ये चैप्टर का फ्लो था, उसी से स्टार्ट करके देन इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन सॉल्व करती थी, स्टडी मटेरियल के एंड प्रैक्टिस मैनुअल के। उसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी, कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता था वो मार्क कर लेती थी, बट बेस मेरा जो नोट्स थे आपकी क्लास के उसी से ही चलता था, स्टार्ट होता था। अच्छा, कोई चीज ऐसी लगी कि मतलब क्लास में हम लोगों को और इनपुट डालना चाहिए, या अभी कोई चीज ऐसी है जो मतलब उस जहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है कि हम अपनी क्लास में वो चीज भी इनपुट करें? सर जब मैंने 2017 में क्लासेस ली थी तब तो पूरा 100% था कि नोट्स भी कंप्लीट आप करवाते थे, एग्जाम्पल्स साथ साथ में होता था और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते थे इंस्टीट्यूट के। बट आजकल एक रिवीजन वीडियोस का ज्यादा हो रहा है, मैराथन, हाँ, वो हमने कर मैराथन दिया है। वीडियोस का। मैराथन वीडियोस भी हमने डाल दिए। ओके तो ओके फिर भी सर, ओके अगर सर। उनके अलावा भी कोई आपको ऐसा लगता है, क्योंकि हमने एक मैराथन डाली हुई है, वरना ग्रुप 1 की ओके भी और ग्रुप 2 की भी, और उसमें क्या है ओके कि पूरे सारे कॉन्सेप्ट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हमने लाइव रिवीजन में हमने करा रखे इंटर ओके के सर। लिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो वो मैं समझ गया आपकी बात, वो तो हमने किया है। और पिछले 2 अटेम्प्ट से क्वेश्चन भी एज इट इज टचवुड मतलब ऐसे ही आ रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं में से मिल रहे हैं, मतलब क्योंकि सिलेक्शन ही इस तरह का है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चों को क्लास में कराने के पर्पज से, क्योंकि हम लोग एक नई चीज लाना चाहते हैं क्लास में, जो बच्चे आर्टिकलशिप पे जा रहे हैं, जैसे आप आज की डेट में आर्टिकलशिप पे भी कर रही हो, है ना? तो जैसे बच्चा क्या होता है कि एक थ्योरेटिकल नॉलेज लेके जाता है, हम जो ये सोच रहे हैं कि हम साथ साथ में अगर उसको यहीं पे ही क्लासेस में ही, जैसे चैप्टर हो गया, सिंगल एंट्री हो गया, उसमें क्या बनता है, फाइनल अकाउंट, अमालगमेशन हो गया, वहां पे क्या आता है, सारी की सारी अकाउंटिंग होनी है पूरी पूरी मर्जर की। तो हम ये चाहते हैं कि अब एक नया रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं कि साथ में हम लोग बच्चे को टैली में अकाउंटिंग उस चैप्टर की, चैप्टर बाय चैप्टर अगर हम उसको साथ में करा दें, तो आपका क्या कहना है इस चीज का कि आइडिया मस्त है सर, आर्टिकलशिप आइडिया जाने अच्छा। में उसको कैसे, क्या लगेगा उसको, मतलब क्योंकि जैसे बच्चा जाता है ना ब्लैंक होके जाता है एकदम, तो आर्टिकलशिप मैं पता बता ही रहा हूँ नहीं। सर, इसमें क्या होता है, एक टैली में भी ये चीज होती है कि टैली के अंदर हमारे को जो है एंट्रीज वगैरह करनी है, अकाउंटिंग तो हम लोग सीख लेते हैं, लेकिन आजकल जो है बच्चे नंबर लाने पे ज्यादा स्कोर करते हैं कि या फोकस करते हैं कि नंबर लाया जाए बस, और जो है दिल से एग्जाम क्लियर करके हम बिग फोर्स वगैरह में चले जाएं। लेकिन बिग फोर्स वगैरह में जाने के लिए आपको अकाउंटिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप ऑडिटिंग वगैरह कर पाएंगे। टैली सॉफ्टवेयर आपको जो है कमांड होनी चाहिए। अब आप टैली जब करने लगते हो, जैसे हमारा आईटीटी ओसी होता है, तो उसके अंदर हमारे को टैली के ऊपर वर्क कराया जाता है, सिखाया जाता है। लेकिन टैली में भी आपको जनरल एंट्रीज करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस चेक करना, उसके लिए बहुत हेल्प होगी अगर हम टैली की एंट्रीज वगैरह, टैली में वर्क कैसे होता है वो साथ साथ लेके चलेंगे हर चैप्टर वाइज। अच्छा, वरना आपका क्या व्यू है इसके बारे में? बहुत अच्छा लगा, राघव ने अपना अच्छा व्यू दिया, बहुत ही अच्छा व्यू। वरना आप बताइए, आप तो जैसे भी आर्टिकलशिप में हैं, और आप उस फेज से निकल चुके हैं, क्योंकि एकदम से जाता है बच्चा ब्लैंक होता है आर्टिकलशिप में कई बार। यस सर, बहुत अच्छा आइडिया है आपका, इससे अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ जाएगा, नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग होगी। और जब हम आर्टिकलशिप भी स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी एक हमें पुश मिलेगा इनिशियली स्टार्ट करने में। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। और भी कोई किसी का अगर कोई ऐसा सजेशन हो तो मैं बहुत वेलकम करता हूँ इस चीज के लिए।
और कोई और बात किसी को पूछनी है, फिर हम लोग सेशन ओवर करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन वरुण को हम लोग, वरुण, अच्छा कोई बच्चा पूछना चाह रहे हैं? हाँ, सृष्टि कुछ पूछना चाहती है, वेरी गुड। आपने इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप साथ में दिए थे? नहीं, मैंने सिंगल सिंगल करके दिया था। ठीक है, अच्छा वरुण जी, वरुण। वंदना, एग्जाम टाइम में हम लोग जब कटिंग करते हैं वो हमारे मार्क्स पे कुछ मैटर करते हैं? जैसे क्वेश्चन कोई रॉन्ग हो गया या कहीं क्वेश्चन में कटिंग हो गई, तो मार्क्स अप डाउन कुछ मैटर करता है इस पे? आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। हेलो, आ रही है आवाज हाँ, आपको? जी जी। मार्क्स ऑफ एग्जाम टाइम ग्रेसिंग, में नहीं ग्रेस, जैसे हाँ। नहीं, जब मार्क क्वेश्चन में कटिंग होती है वो मार्क्स पे कुछ मैटर करती है या अप डाउन मार्क्स का? ओके ओके, कि आप करते करते कुछ कटिंग हो गई आंसर्स में। हाँ जी। वैसे तो इतना मैटर नहीं करता है, पर आपको प्रेजेंटेशन भी नीट रखनी है वहाँ पे। हम हर एक स्टेप में गलती नहीं कर सकते हैं, एक तो आधी हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो प्रेजेंटेशन बिल्कुल नीट होनी चाहिए कि जो एग्जामिनर है आपके आंसर को फाइंड कर रहा है तो उसको क्लियरली पता चलना चाहिए कि ये आंसर है। अगर थोड़ा बहुत हो जाता है तो इतना मैटर नहीं करता है वो। और जो क्वेश्चंस हम राइट डाउन करते हैं उसको सीरियल वाइज भी मैटर करता है या अप डाउन हो सकता है सीरियल उसका? जो पहले आते हैं हम लोग पहले लिख लें, जो बाद में आते हैं लास्ट में वो लास्ट में लिख लें, तो इस पे कोई बिल्कुल मार्क्स पे इफेक्ट? नहीं, इस पे कोई मार्क्स मार्क्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता इसका। बस आपको ये देखना है कि मुझे क्वेश्चन सबसे अच्छा कौन सा आता है, तो वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना है। उससे एग्जामिनर का इम्प्रेशन बनेगा कि ये बच्चे को कुछ आता है, एंड देन आप चलते जाओगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको थोड़ा कम आता है, वो आप लास्ट में करोगे। इसका कोई मैटर नहीं करता मार्क्स के लिए। ओके, थैंक यू वंदना। वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच। ओके वंदना, तो सब लोग आपको थैंक यू, एक थैंक यू सिंबल दे रहे हैं आपको, और मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स बेटा। गॉड ब्लेस यू, आपकी बहुत अच्छी प्रगति हो दिन रात। तो हम लोग सेशन ओवर करते हैं बेटा। थैंक्स फॉर द टाइम बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर आपका भी। ओके बच्चों, बाय बाय।